हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी और ये आपकी रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्रहेंसिव कोर्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा ऑलरेडी कि आज हम जो है आप एक मेगा टेस्ट आप सभी के लिए प्लान करके आए हैं। ठीक है, इसमें थोड़े से स्पीड में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम बहुत सारा दे चुके हैं, तो इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने जो है वो बढ़ाए हैं। तो एक तरह से रैपिड फायर राउंड होगा आप सभी के लिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होंगे और थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में हम आप सभी के साथ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी बने रहिए। और जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी आज टाइम शेड्यूल टेलीग्राम पर और हमारे बाकी के सारे सभी चैनल्स के थ्रू ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सभी बच्चों को कि जो मिनी टेस्ट था, मिनी टेस्ट की जगह यहाँ पर हमने आज की क्लास में एक मेगा टेस्ट रखा हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ पर। जी हाँ दोस्तों, आज की जो क्लास है आज में हमने एक मेगा टेस्ट प्लान किया हुआ है आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज पर, है ना। और ये एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट आपका रखा गया है। ठीक है, मतलब जितने क्वेश्चंस हो चुके हैं हम करा चुके हैं, जितना हम आपको पढ़ा चुके हैं उन सभी के लिए एक रिवीजन प्लान करने के लिए हमने एक टेस्ट रखा हुआ है। ये टेस्ट बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेंगे, हिंदी में नहीं रहेंगे, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके हिंदी में बहुत डिटेल में बता दिया करूँगा दोस्तों। ठीक है, कोशिश करेंगे हम रिवाइज करने की, आसान से आसान, टफ से टफ, सब सारी चीज़ें रहेंगी। क्योंकि ये जो टेस्ट है ये आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। किससे बनाया गया है दोस्तों? आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, ताकि आपके छोटे छोटे एस्पेक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस के जो है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, रिवाइज हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा कि वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो जुड़ सकें। आज के लिए हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो ये है कि हमें 1000 लाइक इस वीडियो में चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1000 लाइक इस वीडियो में चाहिए। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम हमारे आज की जो क्लास है, आज का जो टेस्ट है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि हम नॉलेज स्काई पर आप सभी को फ्री टेस्ट सीरीज़ जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं अलग अलग वेरियस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो है वो ये पूछते हैं कि सर हम आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो सभी बच्चों से निवेदन है, जितने भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो नॉलेज स्काई सर्च करेंगे राइट टू फ्री एजुकेशन के साथ। इस लोगो के साथ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। या फिर आप इस लिंक को भी जो है वो टाइप कर सकते हैं t.me/knowledge_sky। यदि आप इसे भी टाइप करेंगे तो भी आप नॉलेज स्काई के टेलीग्राम पेज पर पहुंच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर मैं आप सभी को हमारा ऑफिशियल नंबर भी दे देता हूँ। ये हमारा नॉलेज का एक ऑफिशियल नंबर है। यहाँ पर आप सभी लोग अपनी क्वेरीज़ को व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि कोई बच्चे जो ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे तो वो बच्चे भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। हम कोशिश करेंगे जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज भेजते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपको, हमारी जो टीम है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज़ को, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और आपको एक फीजिबल सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराएं। यही हमारा लक्ष्य होता है दोस्तों। ठीक है गाइस, ठीक है, साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें नॉलेज स्काई के। ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप सभी लोग फॉलो करें। यहाँ पर भी हम लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट चीज़ें जो है वो अपडेट करते रहते हैं। चलिए, तो हियर वी आर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन डू नॉट इंक्लूड। औद्योगिक संबंधों के लक्षण नहीं है, इनमें से कौन से जो हैं वो औद्योगिक संबंधों के लक्षण नहीं है? पहला, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। औद्योगिक संबंध एक औद्योगिक उद्यम में रोजगार संबंधों के परिणाम है। बी, इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रमोट द स्किल्स इन मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट एंड कोऑपरेशन विद ईच अदर। औद्योगिक संबंध एक दूसरे के साथ समायोजन और सहयोग के कौशल और तरीकों को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्रिएट कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन। औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए जटिल नियम और कानून बनाते हैं। और डी ऑप्शन आपका, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। औद्योगिक संबंध प्रणाली अविश्वास और संघर्ष का वातावरण है। ठीक है, आप सभी को मैंने क्वेश्चन बता दिया है कि इनमें से कौन सा जो है वो औद्योगिक संबंध के लक्षण नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है।
ठीक है, 20 सेकंड ही होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। काफ़ी सारे बच्चों के आंसर जो हैं वो लाइव चैट पर मैं देख भी पा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन डी तो पूरी तरह से देखिए खाली है, खत्म है। देखिए आपके यदि बेसिक्स क्लियर है तो आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। औद्योगिक संबंध जो है भाई वो अविश्वास का तो जनक है ही नहीं भाई। औद्योगिक संबंध इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच जो है वो अच्छे मधुर संबंध बनाया जा सके, रिलेशंस बनाया जा सके, उसका नाम ही है रिलेशन। ऑप्शन सी की बात करें, औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए जटिल नियम कानून बनाते हैं। तो भाई सौहार्दपूर्ण संबंध तो बनाए जाते हैं लेकिन उनके लिए जटिल नियम कानून, ये थोड़ा सा ओके ओके पॉइंट लग रहा है। ऑप्शन बी की बात करें तो औद्योगिक संबंध एक दूसरे के साथ समायोजन और सहयोग के कौशल और तरीकों को बढ़ावा देते, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही लग रहा है। औद्योगिक संबंध का काम ही यही है और औद्योगिक संबंध एक औद्योगिक उद्यम के रोजगार संबंधों का परिणाम है। तो भाई जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो परिणाम तो है ही नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका दोस्तों जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, औद्योगिक लक्षणों में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल भी शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, हु आर नॉट द एक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अभिनेता को यहाँ पर काटते कोई भी एक ऐसा एक्टर मतलब पार्टिसिपेट नहीं है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो औद्योगिक संबंध में शामिल नहीं है? आप ऐसा मान सकते हैं सिंपल में। ऑप्शन है वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी एंड कल्चरल एसोसिएशन, गवर्नमेंट एंड द रोल ऑफ द स्टेट। ठीक है, कार्यकर्ता और उनके संगठन, नियोक्ता और उनके संगठन, सामुदायिक और सांस्कृतिक संघ और सरकार व राज्य की भूमिका। तो औद्योगिक संबंधों में देखिए जो औद्योगिक संबंध होंगे वो इंडस्ट्रीज़ के बीच होंगे। किसके बीच होंगे? इंडस्ट्रीज़ के बीच होंगे। और इंडस्ट्रीज़ मतलब नियोक्ता होगा, कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉयर होगा और एम्प्लॉय होंगे। मतलब वर्कर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल होंगे, एम्प्लॉयर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल होंगे, गवर्नमेंट एंड द रोल ऑफ स्टेट बिल्कुल होगा, बट कम्युनिटी एंड कल्चरल एसोसिएशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिटी और कल्चरल एसोसिएशन जो है वो औद्योगिक संबंध के लिए नहीं होते या औद्योगिक संबंध इनके लिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिना किसी प्रॉब्लम के सभी बच्चों को समझ आ ही गया होगा। काफ़ी सारे बच्चों के लाइव चैट के थ्रू मैं देख भी रहा हूँ कि आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, सभी बच्चों से बोल रहा हूँ कि यार वीडियो को एक बार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। आज हमारा जो टारगेट है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव जोड़ने का, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव जोड़ने का, साथ में 1000 लाइक का जो हमारा टारगेट है, इसको आप सभी की मदद से आज हम अचीव करना चाहेंगे। लाइव चलते चलते 1000 लाइक्स का टारगेट जो है वो हमें अचीव करना है। ठीक है, आप सभी को अपने प्यारे चैनल नॉलेज का एक आज इस टारगेट को अचीव करने में मदद करना है, क्योंकि आप लोगों की हेल्प के बिना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, जरा ध्यान से पढ़िए एंड देन ट्राई टू गिव अस आंसर। Which of the following trends in the employment relation in the new economic era is not correct? Which of the following trends in the employment relation in the economic era is not correct? नए आर्थिक युग में रोजगार संबंधों में निम्नलिखित में ऐसा कौन सा जो रुझान है या जो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? नए इकोनॉमिक एरा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए तो आपको बताने की कौन सा सही नहीं होगा। पहला, डिक्लाइनिंग स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, स्थिरता और सुरक्षा में गिरावट, डिक्लाइनिंग लेबर इंटेंसिटी, श्रम तीव्रता में गिरावट, नो शिफ्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सेवानुबंध से सेवानुबंध तक कोई भी बदलाव नहीं, और डिक्लाइनिंग म्यूचुअल कमिटमेंट, पारस्परिक प्रतिबद्धता में गिरावट। तो कौन सा जो है वो चीज़ जो है अवेलेबल नहीं है मॉडर्न एरा में? ठीक है, जल्दी से बताइए, फास्ट 20 सेकंड हैं आप सभी प्यारे बच्चों के पास इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एंड देन विल बी डिस्कसिंग द करेक्ट आंसर। सोच समझ के आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। लाइव चैट में मैं देख सकता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो रोजगार संबंधों में निम्नलिखित में से रुझान नहीं है। बाकी तो सारी चीज़ें हैं भाई, स्थिरता और सुरक्षा में गिरावट है, श्रम तीव्रता में गिरावट बिल्कुल है, पारस्परिक प्रतिबद्धता में भी गिरावट है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए।
यदि वीडियो में मज़ा आ रहा है दोस्तों तो लाइव चैट के थ्रू जल्दी अपने कमेंट जरूर दें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन दी है और आपको बस जस्टिफाई करना है कि वो किसने दी है। ट्रेड यूनियन एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स इन वन or more profession carried on mainly for the purpose of protecting the advancing the members economic interest in the connection with their daily work। ट्रेड यूनियन का अर्थ है अपने दैनिक संबंधों और उनके सदस्यों के आर्थिक हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्य रूप से किए गए एक या एक से अधिक व्यवसायों श्रमिकों का संगठन। ठीक है, तो बताइए किस ऑथर ने लिखा था, किस लेखक ने लिखा था, यह आपको बताना है सभी बच्चों को फास्ट। सिडनी एंड बैटर्स वेब, जे कंसन, GDH कोल या फिर स्लाइडे ई डेनकार्ट। ये किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई थी। 20 सेकंड है आप सभी प्यारे बच्चों के पास इसका आंसर करने के लिए। उसके बाद हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। एवरीवन बी क्विक टू आंसर। चलिए, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, सिडनी एंड बैटर्स वेब। इनके द्वारा ये किया गया था, लिखा गया था, ये डेफिनेशन दी गई थी। अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन। निम्नलिखित में से किसने ट्रेड यूनियन के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की वकालत की थी, किसने ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेरी लैंग्वेज में बोला जाए तो कैसा क्वेश्चन है कुछ बच्चे ज़रूर बताएंगे, मेरे फेवरेट जो डेली अवेलेबल होते हैं। वेरी गुड। चलिए, तो देखिए ट्रस्टीशिप जो है वो किसने बोला था, महात्मा गांधी जी ने बोला था। मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा बोला गया था। उन्होंने बोला था कि भाई आप इस दुनिया में आए तो जो भी चीज़ें, यदि आप मालिक हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो आपको ट्रस्टीशिप की भावना रखनी होगी। यदि आपने कंपनी खड़ी भी की है तब भी आपको पता होना चाहिए था कि आप आए हैं और आप चले जाएंगे, लेकिन वो कंपनी वही रहेगी। तो आपको यही समझना चाहिए कि आप एक ट्रस्टी हैं और आप ट्रस्टी हैं तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं जाएगा, आपका अपना पर्सनल लगाव, व्यक्तिगत लगाव उसमें नहीं होगा। और जब व्यक्तिगत लगाव नहीं होगा तो आप व्यक्तिगत फ़ायदे मुनाफे के बारे में ना सोचकर सभी के भले के बारे में सोचेंगे और वहाँ से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो हैं वो नहीं होंगे। सिंपल सी बात उन्होंने बोली थी। ठीक है, तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी इन शॉर्ट। अगला क्वेश्चन आप सही स्क्रीन पर चमकता हुआ ये रहा। इंटर एंड इंट्रा यूनियन राइवलरी इन ट्रेड यूनियंस इज रिड्यूस्ड बाय। जो ट्रेड यूनियन के अंदर और बाहर, मतलब एक ट्रेड यूनियन की दूसरे ट्रेड यूनियन के साथ या एक ट्रेड यूनियन के अंदर ही उनके सदस्यों के बीच जो प्रतिद्वंद्वता है, जो राइवलरी है, उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, किस एक्ट के द्वारा कम किया गया, किस एक्ट के द्वारा इस चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा या संभाला जाएगा। मतलब ये है, मुद्दा ये है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका द एक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, the by voluntary tripartite code of inter-union rivalry 1957, by bipartite mutual agreement at the industrial level, या फिर all of the above। ठीक है, आप सभी का 20 सेकंड है इसका आंसर करने के लिए, then we'll be discussing the correct answer। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब वॉलेंट्री ट्राईपार्टीज कोड ऑफ इंटर यूनियन राइवलरी। देखिए इसमें राइवलरी वर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप रिकनेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज से क्वेश्चन पर ये रहा, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड रहेगा, हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे एंड विल ट्राई कि हम थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आज कवर कर पाएँ। डेली 10 क्वेश्चन करते थे, आज हमारा टारगेट 2 से 3 गुना क्वेश्चन कवर करने का है। अगला क्वेश्चन ऐसे की स्क्रीन पर ये रहा, तड़कता भड़कता हुआ कि मैच द फॉलोइंग ट्रेड यूनियंस अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ फॉर्मेशन। AITUC, CITU,
INTUCHMS सभी बच्चों के लिए एक टास्क, इनके फुल फॉर्म जल्दी से बताएं। मैंने कई बार इनके फुल फॉर्म्स बताए हुए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट भी कई बार मैंने किया, तो जल्दी से बता दें और इनका जो है मिलान बताएं मुझे जल्दी से, फास्ट एवरीवन। 20 सेकंड है और 20 सेकंड के बाद जो है मैं आप सभी के लिए आंसर शो कर दूंगा। सो बी क्विक टू आंसर। ठीक है, और ध्यान रखें दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें, और 1000 लाइक का टारगेट जो है वो आप सभी को वीडियो को शेयर कर करके कंप्लीट कराना है। चलिए इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ए के लिए थर्ड है, ए के लिए थर्ड है, बी के लिए फोर्थ है, बी के लिए फोर्थ है, सी के लिए हम बात करें तो फर्स्ट है, सी के लिए बात करें तो फर्स्ट है, और यदि डी के लिए बात करें तो सेकंड है, और डी के लिए बात करें तो सेकंड है। तो कुछ इस तरह से आपका मिलान होता है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें सभी बच्चे, सो दैट ये क्वेश्चन याद रहे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसी तरह कलर्ड वे में अच्छे तरीके से समझा दिया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, एम्प्लॉयमेंट इंजरी मीन्स पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय caused by accident or occupational diseases arising out of and in the course of employment being an insurable employment if the accident occurs or occupational disease is contracted only within the territorial limits of India and not outside of India। मतलब ये है इसका कि रोजगार चोट का अर्थ क्या है, या रोजगार चोट दुर्घटना का अर्थ क्या है कि एक चोट या एक दुर्घटना है जो व्यावसायिक बीमारी से उत्पन्न एक कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से होती है, और यह दुर्घटना जो है वो भारत की सीमा के अंदर होनी चाहिए, जो कि बीमा योग्य रोजगार हो। ठीक है, तो इसमें जो अबव स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सिर्फ ऑक्यूपेशनल इंजरी के केस में करेक्ट है, या फिर केस ऑफ एक्सीडेंट में करेक्ट है। रीड इट गाइज कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंजरी की डेफिनेशन जो है वो दी गई है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी मीन्स पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिसीज अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बीइंग एन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट इफ द एक्सीडेंट अकर्स ऑन ऑक्यूपेशनल डिसीज इज कॉन्ट्रैक्टेड ओनली विद इन टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया एंड नॉट आउटसाइड ऑफ इंडिया। मतलब सिर्फ इंडिया के बाउंड्री के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट नहीं मतलब ये जो लिखा हुआ है ये करेक्ट है या नहीं है। आई गेस इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन, तो हेयर वी आर विद द करेक्ट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपकी एक असर्शन है, एक रीज़न है, और आपको बताना है कि सिचुएशन क्या है। असर्शन ये बोलता है कि लेबर वेलफेयर इज़ रिलेटिव टू टाइम एंड स्पेस। रीज़न है इट शैल बी यूनिवर्सल एंड परपेचुअल, है ना। तो असर्शन ये बोलता है भाई कि जो लेबर लॉ है वो रिलेटिव है टाइम और स्पेस, मतलब जो आपका लेबर लॉ है वो समय और जगह से प्रतिबंधित है, मतलब एक फिक्स समय पर और फिक्स जगह पर ये लागू होता है। रीज़न भी बोलता है भाई कि इसे जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब सभी जगह मान्य होना चाहिए, और परपेचुअल होना चाहिए, मतलब हमेशा के लिए होना चाहिए, टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि क्या सही है। असर्शन इज़ राइट, रीज़न इज, असर्शन रीज़न दोनों राइट हैं, असर्शन रॉन्ग, रीज़न राइट, दोनों रॉन्ग, या फिर असर्शन इज़ राइट बट द एक्सप्लेनेशन गिवन इन रीज़न इज़ रॉन्ग। आपको बताना है असर कि पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है, दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, या पहला गलत दूसरा सही, कौन सा है आपको बताना है पढ़कर। 20 सेकंड है, उसके बाद हम इसका सही आंसर जो है वो आप सभी प्यारे बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे फास्ट। चलिए तो देख लेते हैं इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर आप सही स्क्रीन पर ये रहा, ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज राइट बट इट्स एक्सप्लेनेशन गिवन इन रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, तो भाई असर्शन राइट है क्योंकि ये टाइम स्पेस बाउंड है, बिल्कुल है, टाइम और स्पेस तो बाउंड है ना। उसका रीज़न ये जो दिया है ये बिल्कुल रीज़न इस स्टेटमेंट के लिए गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ईयर डिड द एक्ट केम इनटू ऑपरेशन। किस एक्ट की बात चल रही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, नाम भले लिखा हुआ है। ये अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था, तो जो अधिनियम है ये 1947 में लागू हुआ था, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है सभी की स्क्रीन पर ये रहा, टू विच सेटलमेंट मशीनरी कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट रिफर द डिस्प्यूट अंडर द रूल 81A।
नियम 81A के तहत विवादों को केंद्र सरकार किस निपटारे वाली मशीनरी के हवाले कर सकती है। मतलब बात करी जाए तो 81A के अंतर्गत आने वाले जो विवाद हैं उनको किस तरीके से सुलझाया जाता है। कॉन्सलिशन के तरीके से, मतलब समझौते के तरीके से, या फिर आर्बिट्रेशन मेथड से, मतलब पंचाट के माध्यम से, एडजुडिकेटर के माध्यम से, या फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर देंगे सभी बच्चे फास्ट। किस माध्यम से 81A के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को सुलझाया जाएगा। कॉन्साइलेशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेटर, सुप्रीम कोर्ट। समझौता, पंचाट, एडजुडिकेटर या फिर उच्चतम न्यायालय के माध्यम से किसके द्वारा जो है वो इन मुद्दों को, इस तरह के मुद्दों को सुलझाया जाता है। फास्ट एवरीवन, बी क्विक टू आंसर। चलिए सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मतलब एडजुडिकेटर माध्यम, एडजुडिकेटर विधि के द्वारा इसे सुलझाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ऐसे ही स्क्रीन पर ये रहा। बिफोर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1947 विच एक्ट टुक केयर ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। मतलब 1947 में जब औद्योगिक विवाद अधिनियम आया तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 आने पर इस माध्यम से औद्योगिक विवादों का निपटारा होने लगा। लेकिन इससे पहले जब विवाद होते थे 1947 से पहले, तो उन्हें किस नियम के द्वारा सुलझाया जाता था, है ना। ये नियम तो 1947 में आया, लेकिन 1947 से पहले भी तो विवाद होते थे, तो उन विवादों को किस माध्यम से सुलझाया जाता था, किस एक्ट के द्वारा सुलझाया जाता था। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर 1934, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस एक्ट 1947, या फिर नन ऑफ दी अबव। ठीक है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सभी प्यारे बच्चों से बनना चाहिए, मेरे प्रिय शिष्य शिष्याओं से ज़रूर बनना चाहिए, पूरी उम्मीद है मुझे आप सभी से इतनी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। जी हाँ दोस्तों, जब 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया, औद्योगिक विवाद अधिनियम जब 1947 में आया, तो उससे पहले जो विवाद होते थे औद्योगिक विवाद, उन्हें ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के माध्यम से सुलझाया जाता था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा चमकता हुआ। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट आउट द डिफेक्ट्स इन द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, है ना। वह विकल्प चुनिए जो ट्रेड विवाद अधिनियम 1829 में कमियों को दर्शाता है। ठीक है, 1829 में जो एक्ट था, हम सभी को पता है, ट्रेड विवाद अधिनियम जो था, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो 1929 में था, जिसको कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ने रिप्लेस किया है। ठीक है, उसको सही ढंग से कौन सा एक्ट बताता है, उसकी कमियों को कौन बताता है। पहला है रिस्ट्रेंट्स इम्पोज ऑन द राइट्स ऑफ स्ट्राइक टू रेंडर द प्रोसीडिंग्स अनसिचुएटेबल अंडर द एक्ट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। हड़तालों के अधिकार पर लगाई गई लगाम, एक औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई को अस्थिर करने के लिए, औद्योगिक अशांति का समाधान, या फिर ऊपर के सभी। जल्दी से मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी कमियां थी जो 1829 में थी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बोलता है एक औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए अधिनियम के तहत कार्यवाही को अस्थिर करने की विधि जो थी इनकी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। The bill passing Rule 81A has made 2 new institutions for the provision and settlement of industrial dispute, such that work committee and blank। मतलब 81A के अंतर्गत जो मुद्दे सुलझाए जाते थे, उन मुद्दों को सुलझाने के लिए 2 नए संस्थान बनाए गए हैं। 81A के अंतर्गत मुद्दों को सुलझाने के लिए 2 नए संस्थान बनाए गए हैं। एक तो कार्य समितियाँ, मतलब वर्ग कमेटी, और दूसरा कौन सा है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, कमीशन ऑन लेबर, आर्बिट्रेशन या एजुडिकेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इससे पीछे मैंने 2-3 क्वेश्चन पीछे ही इससे रिलेटेड एक चीज़ आपको बताई थी, और वहीं से आप इसका जो है सही आंसर दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। जी हाँ दोस्तों, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर वहाँ पर एजुडिकेटर के द्वारा होता था तो एजुडिकेशन होना चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
याद रखना जो एजुडिकेशन की प्रोसेस है वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के माध्यम से होती है, मध्यस्थता से वो होती है। मतलब 81A जो है उसके प्रकरणों को निपटाने के लिए दो संस्थान, एक वर्क कमेटी, दूसरा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। याद रखेंगे सभी बच्चे दोनों को, जितना ज़्यादा याद रखेंगे उतना ज़्यादा आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आंसर की स्क्रीन पर ये रहा। द इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर्ड थ्रू वॉलेंट्री ब्लैंक एंड कंपल्सरी ब्लैंक। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल पीस है, औद्योगिक शांति है, उसको किसके द्वारा बनाया जाएगा? वॉलेंट्री कंप्रोमाइज एंड आर्बिट्रेशन, वॉलेंट्री एडजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन, वॉलेंट्री वर्क कमेटी एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, कंपल्सरी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, या फिर वॉलेंट्री नेगोशिएशन एंड कंपल्सरी एडजुडिकेशन। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है भाई? ऐच्छिक, है ना, ऐच्छिक मतलब अपनी मर्जी से, और कंपल्सरी मतलब जो कि आपको होना ही है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल जो शांति है उसको अपनाए जाने के लिए दो चीज़ें बनाई गई थी, हम सभी को पता है। ठीक है, तो उसमें से एक चीज़ जो है वो ऐच्छिक है, वॉलेंट्री, और दूसरी चीज़ जो है वो कंपल्सरी है। तो इनमें से कौन सी है? कंप्रोमाइज आर्बिट्रेशन, एजुडिकेशन आर्बिट्रेशन, वर्क कमेटी एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, या फिर नेगोशिएशन एंड एजुडिकेशन। ठीक है, 20 सेकंड है आप सभी प्यारे बच्चों के पास, उसके बाद हम क्वेश्चन जो है वो आंसर देंगे। काफ़ी सारे बच्चे आंसर्स कर रहे हैं, वेरी गुड, दिस इज़ गुड टू सी। और देखिए काफ़ी टाइम हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशन को पढ़े हुए, तो ऐसा ना हो कि आप गैप इतना कर दे कि भूल जाएं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस टेस्ट को रखा हुआ है ताकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, मिक्स क्वेश्चन भी हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपने जितना भी पढ़ा होगा वो धार आपकी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो एक फिनिशिंग टच भी उन्हें मिलने लगेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सभी चीज़ों के लिए प्यारे बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही क्या होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, वॉलेंट्री नेगोशिएशन एंड कंपल्सरी एजुडिकेशन। हम सभी को पता है भाई, एजुडिकेशन तो होता ही है, और वॉलेंट्री जो है, नेगोशिएशन वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है। नेगोशिएशन करना चाहें तो कर सकते, नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम का सही उद्देश्य क्या है, उसे चुनिए। ठीक है, चलिए आइए ज़रा देखते हैं। फर्स्ट है टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक, इलीगल स्ट्राइक को रोकना, यहाँ पर स्ट्राइक लिखा हुआ है, इलीगल हड़तालों को रोकना, अवैध हड़तालों को रोकना। टू प्रमोट मेजर फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंधों को सुनिश्चित और सुदृढ़ करना। सी बोलता है टू प्रोवाइड रिलीफ टू वर्कर्स, रिलीफ टू वर्कमैन इन मैटर्स ऑफ ले ऑफ्स, रिट्रीटमेंट, रॉन्गफुल डिसमिसल्स, है ना, छटनी और छटनी के गलत तरीकों और बर्खास्तगी से कर्मचारियों की सुरक्षा करना, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बहुत आसान सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिन्होंने भी हमारी क्लासेस बहुत अच्छे चली उनके लिए चुटकियों में हल होने वाला क्वेश्चन है, चुटकियों में बनने वाला है क्वेश्चन है। ऐसी मेरी उम्मीद है और ऐसी मेरी कामना भी है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम को सही उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्यों बनाया गया है? पहली चीज़, ताकि इलीगल स्ट्राइक्स को रोका जा सके, अवैध हड़तालों को रोका जा सके, है ना, ऐसी चीज़ें बनाई जा सके जिससे अच्छे रिलेशन जो हैं वो नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच बने, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच अच्छे रिलेशंस बने रहें। और भाई उन चीज़ों को कम करना जिससे गलत तरीके से कर्मचारियों को निकालना, उनकी छटनी करना या उन्हें छांटना, सैलरी कम देना, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको हटाया जा सके। तो ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के उद्देश्य में। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को अच्छा करके ही इंडस्ट्रियल में अच्छे रिलेशन जो हैं वो रखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर की स्क्रीन पर ये है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, सत्य या असत्य बताएं। एक स्टेटमेंट दिया और आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। स्टेटमेंट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द माइलस्टोन इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ इन इंडिया। कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है भाई, ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन माना गया है, एक मील का पत्थर है। ठीक है, जो औद्योगिक नियमों के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं भारत में उनमें, ठीक है,
मतलब जो भारत में औद्योगिक संबंधों को लेकर नियम बनाए गए हैं उनके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है वो एक मील का पत्थर साबित होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। 20 सेकेंड है आप सभी के पास, फिर हम इसका आंसर जो है वो आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसने बहुत सारी डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया, बहुत सारे डिस्प्यूट्स के लिए एक अच्छा आर्बिट्रेशन दिया, बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे वर्क कमेटी दी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल दिया, जिसने संबंधों को मधुर करने के लिए अलग अलग रास्ते दिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आ सही स्क्रीन पर ये रहा। द एक्ट वॉज फर्स्ट अमेंडेड इन द ईयर, ये क्वेश्चन को हम हटाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Power has been given to blank to require work committee to be constituted in every industrial establishment employing 100 workmen or more। ठीक है ना भाई, ये पावर किसके पास दिया गया है? ठीक है ना, जो एक वर्क कमेटी रिक्वायर करती है, जिसको वर्क कमेटी बनानी चाहिए हर उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 100 कर्मचारी। इसको और सिंपल भाषा में ये बोलूँ कि ये पावर या शक्ति किसके पास है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 100 कर्मचारी हैं वहाँ पर एक वर्क कमेटी बना सकते हैं। ये पावर किसके पास है? ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं कि भाई ये पावर किसके पास है कि वर्क कमेटी की स्थापना की जाए उन ऑर्गेनाइजेशन में, उन इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर 100 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट या फिर बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन, किसके पास ये शक्ति है? इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। देखिए आप सभी को भी पता चल रहा होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे बच्चों के क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपको एक चीज़ अपनी कमी पता चल रही होगी और ये भी पता चल रहा होगा कि ये कौन कौन से एरियाज़ हैं प्यारे बच्चों जहाँ पर आपको बहुत सारा जो है वो काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत सारा जो है आपको वहाँ पर काम करना है। चलिए ये देख लेते हैं इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो ये रहा सही की स्क्रीन पर, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, हमने जितने भी लॉज पढ़े उनमें एक ही चीज़ पढ़ी हुई है, एक वर्ड पढ़ा हुआ है, दैट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, या कोई गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है जिसको कि उस लॉ में डिफाइन किया गया है एज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ही ये शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन ऐसे एक स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, EPF Act 1952 is an act to provide blank for employees in factories and other establishment। जो EPF Act 1952 में आया था, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में आया था, तो ये एक एक्ट है जो एम्प्लॉयज़ को क्या प्रोवाइड करता है अलग अलग फैक्ट्रीज़ में और इस्टेब्लिशमेंट में। पेंशन फंड प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करता है, ऑल ऑफ द अबव, या फिर डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो हम सभी को पता है भाई कि जो EPF एक्ट है, पहली चीज़ तो ये प्रोविडेंट फंड देता है, पेंशन फंड भी देता है और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम भी देता है। मतलब ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो EPF में शामिल हैं, इसीलिए उसको EPF एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट नाम ही दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपसे एक स्क्रीन पर ये रहा। Which purpose does not entail an employee to take advance from the provident fund? इनमें से किस उद्देश्य के तहत कर्मचारी को जो है वो एडवांस नहीं दिया जाएगा? मतलब हम सभी को पता है कि आप अपना फ़ंड एडवांस में भी निकाल सकते हैं। फंड के लिए नियम क्या है कि आपने 5 साल तक कंट्रीब्यूट करना है और फिर आप 55 साल की उम्र यदि पूरी कर चुके हो तो ही आप PPF निकाल सकते हैं। देखिए मैं आप सभी प्यारे बच्चों से हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ें। जैसे कि आपने यहाँ पर सुना कि भाई एडवांस पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है, तो माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि एडवांस पेमेंट आप कब कब ले सकते हैं। कब कब ले सकते हैं? पहली चीज़ कुछ बहुत स्पेशल केसेस में, दूसरी चीज़ जब आपने अपनी उम्र 55 साल कंप्लीट कर ली हो तब ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई हॉस्पिटलाइजेशन लास्टिंग 1 और मोर मंथ, 1 मंथ से ज़्यादा यदि आप हॉस्पिटलाइज हैं, भर्ती हैं अस्पताल में, तो आप ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है परचेसिंग अ ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग हाउस को परचेस करने के लिए।
पेमेंट ऑफ प्रीमियम टुवर्ड्स द पॉलिसी, एक पॉलिसी के पेमेंट के लिए, या एडवांस फॉर होम अप्लायंसेस परचेस, और घर की चीज़ों को सामान खरीदने के लिए। तो इनमें से किस उद्देश्य के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको एडवांस में पेमेंट नहीं मिलेगा, एडवांस में फंड नहीं मिलेगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब एडवांस फॉर होम अप्लायंसेस, इसके लिए आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आ सके स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। विच सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट एंड लिस्ट कंट्रीब्यूशन टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब ये चीज़ है क्या, समझ लीजिए। आप सभी को पता है कि ईपीएफ में होता क्या है भाई, जो एम्प्लॉय है वो अपना फ़ंड इकट्ठा करता है। तो फंड के लिए नियम क्या है, जो एम्प्लॉय है, यहाँ पर बेसिक चीज़ जल्दी से रिवाइज कर लेंगे सभी बच्चे। जो एक एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का याद रखेंगे, किसका, बेसिक सैलरी का 12% जो होता है वो एक स्पेशल अकाउंट में जमा होता है, और 12% जो है वो एम्प्लॉयर भी मिलाता है। मतलब 12% बेसिक सैलरी का एम्प्लॉय खुद मिलाएगा और 12% उसका एम्प्लॉयर मिलाएगा, और इस तरह से 24% जो होता है वो इस खाते में जमा होता है, जिसे आपका ईपीएफ अकाउंट बोलते हैं, जिसे यूएएन नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यूएएन के द्वारा, यूएएन नंबर होता है आपका, एक अकाउंट नंबर होता है जिसमें आपका पैसा रखा जाता है। ठीक है, तो 12% कर्मचारी मिलाता है, 12% नियोक्ता मिलाता है, तो 24% टोटल जो है वो यहाँ पर आपका रखा जाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ और बेसिक चीज़ें याद रखना है कि भाई 15,000 जो है वो बेसिक सैलरी है, मतलब 15,000 बेसिक सैलरी वाले, 15,000 बेसिक सैलरी पाने वाले या इससे कम सैलरी पाने वाले लोग ही कंपलसरी जो हैं इस स्कीम में आते हैं, और यदि इससे ज़्यादा बेसिक सैलरी पाने वाले लोग इसमें आना चाहें तो उन्हें लिखित में अपनी सहमति देनी होती है। ठीक है, अब कई सारे बच्चे मुझसे कई बार पूछते थे कि सर 15,000 सैलरी तो बहुत कम होती है, तो बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर 15,000 बेसिक सैलरी की बात हो रही है। जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 है उनकी कुल सैलरी 30,000 से तो ऊपर ही पहुँचती है। तो अब आप सब लोग समझ सकते हैं कि भाई 30,000 के अंदर तो बहुत सारे कर्मचारी आते हैं, तो लगभग सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पर बेसिक सैलरी की बात हो रही है। ठीक है, तो भाई ईपीएफ ये बोलता है कि भाई एम्प्लॉयर भी 12% मिलाएगा। एम्प्लॉय तो मिला रहा है 12%, आप तो मिला रहे हैं 12%, साथ में 12% वो भी मिलाएगा जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयर मतलब। तो ये किस प्रोविज़न में लिखा गया है, ये किस सेक्शन में लिखा गया, सेक्शन 6 में, 7 में, 8 में या 9 में? आइए देख लेते हैं, काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। जब तक मैंने ये समझाया तो देख लेते हैं कि इसका जो है सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब सेक्शन 6 में बोला गया है। क्या बोला गया है सेक्शन 6 में? ईपीएफ एक्ट के सेक्शन 6 में बोला गया है कि भाई 12% तो एम्प्लॉय मिलाएगा ही मिलाएगा, साथ में 12% एम्प्लॉयर भी मिलाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज से स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस इज नीडेड टू क्वालिफाई द एम्प्लॉयर्स पेंशन स्कीम? यदि आप एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम पाना चाहते हैं, देखिए जो 3 धाराएं हैं ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत, एक तो पेंशन स्कीम है, एक ईपीएफ स्कीम है और एक डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है। तो यदि आप इन 3 में से जो एक स्कीम है पेंशन स्कीम उसको पाना चाहते हैं, तो आपने लगभग कितने समय तक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होना चाहिए, जो कि कंपलसरी है? 5 साल तक, 10 साल तक, 8 साल तक या फिर 7 साल तक? 5, 10, 8 या 7 कौन सा जो है इसमें से सही है? कितने साल तक की सर्विस जो है वो आपको करी होनी चाहिए यदि आप पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं? तो यदि आप पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो कितने साल तक की सर्विस आपने की होनी चाहिए? 5, 10, 8 या 7? चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, काफ़ी बच्चे इसका आंसर भी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सही आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, मतलब कम से कम 5 साल की सर्विस आपने की हो तभी आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। ये हम सभी को पता है, ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत आने वाले सभी फ़ायदों के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस होना अनिवार्य है। यदि आपने 5 साल की सर्विस कर ली है तो ही आप ईपीएफ पेंशन और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के लिए दावेदार हैं। यदि उससे पहले आप इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं, उस संस्था को छोड़ देते हैं, तो फिर आप संस्था के नियोक्ता को बाध्य नहीं कर सकते इन सुविधाओं के लिए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे प्यारे बच्चों की स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट डज प्रोविडेंट फंड ऑफ फुल एक्यूमुलेशन विद इंटरेस्ट देयर ऑन कैन नॉट बी रिफंडेड? फिर ना किस स्थिति में जो है वो रिफंड नहीं होता? तो ड्वेलिंग एंड हाउस, परचेसिंग अ ड्वेलिंग हाउस,
सुपर एन्यूएशन, इवेंट ऑफ डेथ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी। ठीक है। when does provident fund of full accumulation with interest thereon cannot be refunded। सही के पास ऑप्शन है 20 सेकेंड है आंसर देने के लिए। सही बच्चे जल्दी से मुझे आंसर देंगे फास्ट। चलिए, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब परचेसिंग अ ड्वेलिंग हाउस। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा, विच सेक्शन डिफाइंस द टर्म एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय अंडर द पीएफ एक्ट 1952। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? जिसको शामिल नहीं किया जा सकता। तो जो एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, एक ऐसे एम्प्लॉय जिसको उसमें शामिल नहीं किया जा सकता, उसकी जो डेफिनेशन है वो किस सेक्शन में डिफाइन करी गई है? 2FF, 2CC, 2G या फिर 2H। इन 4 सेक्शन में से किस सेक्शन में जो है ये डेफिनेशन दी गई है? ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे जो है वो मुझे इसका आंसर देंगे। 2F, 2C, 2G या फिर 2H। वेरी गुड, काफ़ी सारे बच्चे जो ऑलरेडी आंसर दे रहे हैं। ग्रेट टू सी, गुड टू सी। चलिए देख लेते हो, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 2F। सेक्शन नंबर 2F में ये डिफाइन किया गया है कि एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय कौन होंगे, मतलब ऐसे एम्प्लॉय कौन होंगे जो इसमें शामिल नहीं होंगे। उनकी जो परिभाषा दी गई है, जो क्राइटेरिया दिया गया है, वो सेक्शन नंबर 2F में डिस्क्राइब किया गया है इस नियम के। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा, हु हैज़ फ्रेम्ड द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम। किसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम को बनाया गया है? हलवा क्वेश्चन है, मेरी लैंग्वेज में बोला जाए तो हलवा क्वेश्चन है। 1000 जो लाइक है इनके टारगेट को बच्चों आज आप सभी को अचीव करना है। टेस्ट में मज़ा आ रहा है, आपके कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, टेस्ट स्लो है या फास्ट है या स्पीड सही है, ये सभी के सभी कमेंट मुझे लाइव चैट सेक्शन में देखने चाहिए बच्चों आप सभी के साथ। चलिए तो देख लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सभी को पता है भाई हलवा क्वेश्चन है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, यूपीएससी इसका एग्ज़ाम ही करा रही है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, तो आंसर में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं, ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज़ अ पेंशनेबल सैलरी। मतलब कौन सी सैलरी पेंशनेबल सैलरी होगी, मतलब किस सैलरी पर जो है वो पेंशन बन सकती है। फर्स्ट है एवरेज ऑफ टोटल सैलरी रिसीव्ड, मतलब जितनी सैलरी आपने रिसीव करी है उसका टोटल। एवरेज ऑफ लास्ट 6 मंथ पे, पिछले 6 महीनों में मिली सैलरी का एवरेज। एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर पे, पिछले 5 साल में आपको मिली सैलरी का एवरेज। या फिर एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ पे, पिछले 12 महीनों में मिली हुई सैलरी का एवरेज। तो इनमें से किसके आधार पर जो है पेंशन दी जाती है कर्मचारी को? एवरेज ऑफ टोटल सैलरी रिसीव्ड, एवरेज ऑफ लास्ट 6 मंथ पे, एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स पे, या एवरेज ऑफ लास्ट 12 ईयर्स पे। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी। और याद रखना है, जब भी बात सैलरी की आएगी, पेंशनेबल सैलरी या इस तरह की निकालने की, तो कंपैरिजन करने के लिए कि भाई इस सैलरी पर ऐसा होगा, तो जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो लगभग 1 साल की सैलरी की ही बात होती है, मतलब 12 महीने की सैलरी की बात होती है। तो इसको एज अ ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का जो टेस्ट है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जल्दी से अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें टेस्ट को, बताएँ कि आपको क्या इस तरह मज़ा आया। मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा क्वेश्चन ले सकूँ थोड़े से, ठीक है। पुराने क्वेश्चन लिए मैंने ज़्यादातर, उनको रिवाइज़ करवाया ताकि आप सभी भी देख सकते थे कि कितना भूले, कितना नहीं भूले, कितना याद है ना। और जो थोड़ा बहुत भूल रहे थे उन्हें याद आने में सफलता मिलेगी। जो लोग भूल चुके थे, जिन्हें याद था, उनका एक तरह से रिवीजन हो गया। और इस तरह के टेस्ट सभी सब्जेक्ट के लिए होते रहेंगे। अकाउंट का भी एक टेस्ट मैं ऐसा प्लान करने वाला हूँ जल्द ही, इसी वीक में पॉसिबली, जिसमें मैं आपको अकाउंट के अब तक जितने क्वेश्चन करा चुका हूँ उन सभी का रिवीजन करा दूंगा एक साथ एक क्लास में, ठीक है। और इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट में करेंगे। सो थैंक यू गाइस, अपने व्यूज़ सभी प्यारे बच्चे ज़रूर दें कि आपको मज़ा आया नहीं आया, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि फ्री एजुकेशन जो है सभी बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।